अब अगर ऐसा मान लें कि अपने पास दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। उसी तरह से दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, हमें पता करना है कि ए क्रॉस बी कितना होगा। ए क्रॉस बी का वैल्यू पता करना है जब ये मैथमेटिकल फॉर्म में दिए हुए हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ठीक, तो इनकी जो वैल्यू निकालनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले इसको बाकी इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाले। ठीक है, तो क्या आएगा, ए एक्स इंटू बी एक्स आई क्रॉस आई। ठीक, फिर ए एक्स का हम लोग बी वाई से करेंगे तो आएगा ए एक्स इंटू बी वाई आई क्रॉस जे। मल्टीप्लाई करते टाइम में ध्यान रखना है कि जो पहले वेक्टर आएगा आई कैप उसको पहले लिखना है यहाँ भी, और उधर जो बाद में आएगा जे उसको भी बाद में लिखना है यहाँ पर। प्लस अब ए एक्स को थर्ड वाले कॉम्पोनेंट बी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए एक्स इंटू बी जेड आई क्रॉस के। ठीक, उसके बाद अब जो है ये जो ए वाई है इसको फिर इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, पहले आएगा ए वाई इंटू बी एक्स, पहले जे है फिर बाद में आई है तो लिखेंगे जे क्रॉस आई प्लस अब ए वाई को इस बी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए वाई इंटू बी वाई जे क्रॉस जे प्लस फिर ए वाई को इस थर्ड कंपोनेंट बी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई इंटू बी जेड जे क्रॉस के प्लस फिर इस ए जेड को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए जेड इंटू बी एक्स के क्रॉस आई। ठीक है, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो के क्रॉस आई आया प्लस फिर ए जेड को इस बी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जेड इंटू बी वाई के क्रॉस जे प्लस फिर ए जेड को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बी जेड वाला पार्ट से तो आएगा ए जेड इंटू बी जेड के क्रॉस के। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 9 टर्म्स आ गए, जिनमें से कुछ टर्म तो ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि आई क्रॉस आई ज़ीरो होता है, जे क्रॉस जे ज़ीरो होता है और के क्रॉस के ज़ीरो होता है। ठीक, और बाकी जो टर्म्स बचेंगे उनकी वैल्यू हम लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स इंटू बी वाई आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे के होता है। तो हम लोग चाहें तो एक बार फिगर बना करके ऐसे समझ सकते हैं, आई जे के हमने क्या बताया था कि आई क्रॉस जे के होता है, ऐसे ये के होता है, जे क्रॉस के आई होता है और के क्रॉस आई जे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई क्रॉस जे है तो आई क्रॉस जे का वैल्यू हो जाएगा के कैप प्लस ये है ए एक्स इंटू बी जेड, यह आएगा आई क्रॉस के। ठीक है, के क्रॉस आई जे कैप होता है तो आई क्रॉस के माइनस जे कैप हो जाएगा, है ना, ये हो गया। प्लस ये जो वेक्टर है ए वाई इंटू बी एक्स,
ए वाई इंटू बी एक्स। यहाँ पर है जे क्रॉस आई क्रॉस जे के होता है, तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अब आएगा ये वाला टर्म, तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के जो है ये तो आई कैप आता है, तो यहाँ लिखेंगे आई कैप प्लस, अब ये वाला कंपोनेंट है ए जेड इंटू बी एक्स, के क्रॉस आई होता है जे कैप। फिगर में देखें के क्रॉस आई जो है इधर से ये जे कैप आ जाएगा, है ना, ये जे कैप हो गया। प्लस अब ये जो है कंपोनेंट ए जेड इंटू बी वाई, ए जेड इंटू बी वाई के क्रॉस जे। फिगर में देखेंगे जे क्रॉस के आई होता है, तो के क्रॉस जे माइनस आई कैप होगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस आई कैप। तो इतने टोटल 9 टर्म्स थे। उन 9 टर्म्स में से आप देखेंगे कि 3 टर्म्स तो ज़ीरो हो गए, है ना। एक टर्म ये ज़ीरो हुआ था, फिर एक ये ज़ीरो हुआ था, एक ये ज़ीरो हुआ था, 3 टर्म ज़ीरो हो गए थे। बाकी 6 टर्म्स जो बचे थे उनको हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब इसमें से आई कैप वाले इकट्ठा करेंगे हम लोग। तो आई कैप वाले अगर इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई। ठीक, अच्छा, उसमें से जे कैप वाले टर्म इकट्ठा करें, मैं माइनस जे कैप लेता हूँ बाहर, तो माइनस जे कैप यहाँ पर है, तो लिखेंगे ए एक्स इंटू बी जेड माइनस जे कैप वाला टर्म एक यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन प्लस है इसलिए हम माइनस डाला हमने, ये आएगा ए जेड इंटू बी एक्स। ठीक, प्लस के कैप, के कैप वाला टर्म जो है हम लोग नीचे लिख लेते हैं, है ना। तो ये जो टर्म आएगा इधर के कैप देखेंगे एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो आएगा ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स। ठीक है, तो ये फाइनली जो है ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आया, है ना, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई आई कैप माइनस ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स जे कैप प्लस ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के कैप। ठीक है, ये आया फाइनली। तो इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको कि मैट्रिक्स मेथड कहा जाता है ना। तो उसको भी अगर यूज करें उसको, लेकिन यूज करने से पहले हमें इस फॉर्मूले को फिर से एक बार लिखना होगा। अभी जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है क्रॉस प्रोडक्ट का, है ना, ये वाला फॉर्मूला, इसको फिर से एक बार हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, है ना। तो इस फॉर्मूले को अगर लिखेंगे तो ए क्रॉस बी जो आएगा वो आया आई कैप इंटू, ये था, अब देखेंगे यहाँ पर है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, है ना। तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई, फिर माइनस जे कैप का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा कुछ इस तरह से, ए एक्स
यहाँ पर देखें फिगर में, ये है ax bz माइनस az bx, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ax bz माइनस az bx प्लस k कैप। तो यहाँ पर आएगा, अब देखेंगे कि ay इंटू bx माइनस ax इंटू by, ठीक है। इसको एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं कि जो k कैप है वो है, देखेंगे ax इंटू by माइनस ay इंटू bx, ठीक है। यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो था थोड़ा सा इसमें चेंज है, उसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये है ax इंटू by और यहाँ पर है ay इंटू bx, ठीक है। ये हो गया फाइनली। तो अब इस फॉर्मूले को हम लोग एक और तरीके से डिराइव कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान मेथड होता है, उसको कहा जाता है मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड में अगर हमें निकालना हो a क्रॉस b, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे ax i कैप ay j कैप और az k कैप क्रॉस bx i कैप by j कैप bz k कैप। और इसमें से क्या करते हैं, इसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड से जब सोल्व करते हैं तो ऐसा एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें सबसे ऊपर होता है i कैप j कैप और k कैप, ठीक। उसके बाद जो फर्स्ट वेक्टर है, ये फर्स्ट है, इसके कंपोनेंट्स लिखते हैं ax ay और az। उसके नीचे लिखते हैं जो सेकेंड वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स, यानी कि bx by और bz, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसमें से पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले जो x कंपोनेंट है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो x कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं i कैप। और अब इसमें देखेंगे कि i कैप का जो x कंपोनेंट निकालना हो तो i कैप लिखने के बाद हम लोग ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको छोड़ देंगे और जो फर्स्ट रो है उसको छोड़ देंगे। मल्टीप्लाई किसको करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ay bz माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, फिर आएगा az इंटू by। ये हो गया x कंपोनेंट क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक। उसके बाद अगर हमें जो j कैप वाला कंपोनेंट y कैप कंपोनेंट निकालना हो तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस j कैप। माइनस j कैप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि j कैप जिस कॉलम में है उसको छोड़ेंगे, जिस रो में है उसको छोड़ना है, ठीक है। पहले भी हमने क्या किया, जब i कैप निकालना था तो i कैप जिस कॉलम में था, है ना, ये कॉलम था, इस कॉलम को हमने छोड़ दिया और जिस रो में था इस रो को छोड़ दिया, बाकी को मल्टीप्लाई किया। उसी तरह से जब j कैप वाला पार्ट निकालना हो तो j कैप जिस कॉलम में होगा और जिस रो में होगा उसको छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे और ये रो छोड़ देंगे, तो बाकी जो बचे उनको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, अब ax को bz के साथ और फिर bx को az के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि j कैप वाले कॉलम रो में नहीं है, है ना। तो लिखेंगे j कैप आया तो पहले लिखेंगे ax bz
बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स। ठीक, ये हो गया। अब आएंगे जेड कंपोनेंट में। तो जेड कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस बार के कैप जिस कॉलम में जिस रो में होगा उनको छोड़ेंगे। जैसे ये कॉलम छोड़ेंगे और ये रो छोड़ देंगे, है ना, ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, तो बचा क्या, अपने पास बचेगा ए एक्स इंटू बी वाई और फिर बी एक्स इंटू ए वाई। तो पहले लिखेंगे ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स। ठीक है, अब आप अगर मिलाएं तो जो ऊपर हमने पहले फॉर्मूला डिराइव किया है यहाँ पर, है ना, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम आ रहा है। ये वाला भी सेम आ रहा है, ये वाला भी और ये वाला सेम आ रहा है ना। बस यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस आया है ना। तो माइनस इसलिए आता है कि ये मैट्रिक्स का रूल है। ठीक है, हम लोग इसी तरह से करते हैं। जो आई कैप वाला होता है ये होता है प्लस, जे कैप वाला होता है माइनस और फिर के कैप वाला होता है प्लस, इसलिए ऐसा करना होता है। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल जो है, ऐसा मान लेते हैं कि अपने पास एक वेक्टर दिया गया 2i माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और जो दूसरा वेक्टर है ये है 2i प्लस 6j कैप माइनस 5k कैप, है ना। इनको थोड़ा फिर से साफ सुथरा लिखते हैं, प्लस 6j कैप माइनस 5k कैप। ये दो वेक्टर हैं। अगर हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स में हम लोग पहले लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। ये हो जाएगा 2 माइनस 3 4। पहले फर्स्ट वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स लिख दिए, उसके बाद सेकंड वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स 2 6 और माइनस 5। ठीक है, अब इनमें से हमें पहले जो निकालना है वो x कॉम्पोनेंट निकालना है, तो आई कैप लेंगे और अब आई कैप जिस कॉलम में और जिस रो में होगा उसको छोड़ देना है। तो देखते हैं कि ये प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट होता है ना। तो हम लोग आई कैप वाला कॉलम और आई कैप वाला रो छोड़ देंगे, तो ये बचेगा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3 इंटू -5 यानी कि +15 हो जाएगा, माइनस फिर 4 को 6 से तो ये आएगा 24। फिर चूंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस जे कैप लिखेंगे। अब जे कैप जिस कॉलम जिस रो में होगा उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो जे कैप इस कॉलम में है और इस रो में है, इनको छोड़ देंगे। अब बचे क्या, 2 इंटू -5 और 4 इंटू 2। तो 2 इंटू -5 करेंगे तो आएगा -10 माइनस 4 इंटू 2 8। ठीक, प्लस के कैप। अब क्या करना है, जेड वाला कॉम्पोनेंट निकालना है, के कैप वाला कॉम्पोनेंट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस बार जिस कॉलम में के कैप होगा, जिस रो में होगा उसको छोड़ देंगे। ये कॉलम छोड़ देंगे और ये रो छोड़ देंगे। तो बाकी जो बच गए 2 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 2 इंटू 6 जो होगा ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू -3 -6 होगा, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो यह हो जाएगा +6। तो यहाँ पर ये आएगा माइनस,
यह 15 माइनस 24 करेंगे तो आएगा -9i कैप, -9i कैप, और ये हो जाएगा +18j कैप प्लस 18k कैप। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स मेथड को यूज करके आसानी से क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर दोनों वेक्टर्स मैथमेटिकल फॉर्म में दिए गए हों। अब हम देखेंगे यूजेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यूजेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो जिस तरह से हमने डॉट प्रोडक्ट का यूज देखा वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट का यूज देखेंगे। इसमें से जो पहला यूज होता है वो होता है टू फाइंड एन यूनिट वेक्टर which is perpendicular to the two given vectors, two given vectors। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर कोई दो वेक्टर दिया हो a और b, तो क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर आता है, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो एन कैप क्या है, ये दो वेक्टर a और b दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है एन कैप। तो एन कैप का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं a क्रॉस b डिवाइडेड बाई ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो a और b दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना। तो ये हो गया पहला यूज। उसके बाद जो सेकेंड यूज होता है वो ये होता है टू फाइंड द कंपोनेंट of a given vector which is perpendicular to the other vector। ठीक है, जैसा कि अगर हमें एक वेक्टर a और एक वेक्टर b दे दिया जाए, ठीक है, ये हो गया मान लेते हैं वेक्टर b और ये हो गया वेक्टर a, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक, अब हमसे ये कहा जाए कि b का कंपोनेंट a के परपेंडिकुलर निकालो। ठीक है, तो b का कंपोनेंट अगर हम ऐसा करें कि a के पैरेलल और a के परपेंडिकुलर दोनों तरफ निकाल सकते हैं, है ना। पैरेलल वाला हमने निकाला था डॉट प्रोडक्ट से और परपेंडिकुलर वाला निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से। इसका मैग्नीट्यूड जो है अगर b है तो इसका इधर वाला कंपोनेंट आएगा b cos थीटा और परपेंडिकुलर वाला आएगा b sin थीटा, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b परपेंडिकुलर टू वेक्टर a इज इक्वल टू b साइन थीटा, है ना। और b साइन थीटा का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना आसान इसलिए है क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर पता है कि a क्रॉस b का जो वैल्यू है वो होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। लेकिन अगर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे
तो कितना आएगा, वो आएगा सिर्फ ए बी साइन थीटा, और इसमें से बी साइन थीटा हमें यहाँ निकालना है। तो बी साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने b का कंपोनेंट a के परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लिया। उसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे a का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू b। तो इसके लिए हम लोग एक फिगर बनाएंगे, और इस बार हम लोग a का कंपोनेंट b के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाइंड करेंगे। ये है वेक्टर a, है ना, और ये वेक्टर हो गया b। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो a का कंपोनेंट हम b के पैरेलल और b के परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो जिधर थीटा है उधर आएगा a cos थीटा, अगर मैग्नीट्यूड स्मॉल ए हो तो, और इधर आएगा a साइन थीटा, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें a का कंपोनेंट यानी कि a साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो ये आएगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई b। ये आएगा यहाँ से, जैसे कि हम जानते हैं a क्रॉस b होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, है ना। इसमें से हमें अगर a साइन थीटा निकालना हो तो आएगा a क्रॉस b बाई b। ठीक है, तो इस तरह से a का कंपोनेंट b के परपेंडिकुलर निकल गया। ठीक है, इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग थर्ड यूज देखेंगे। थर्ड यूज होता है कि किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया या ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो उनके दो साइड को वेक्टर मान करके निकाला जा सकता है। टू फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम और triangle by using two given vectors as two adjacent साइड्स। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे अपने पास एक वेक्टर a और एक वेक्टर b दिया हो, है ना। सपोज ये है वेक्टर a, ये है वेक्टर b। ठीक, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो हम इनको लेकर के एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये पैरेललोग्राम बन गया। इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो एरिया आता है हाफ। यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो तो इसको ऐसे करेंगे, उसमें हाफ नहीं आएगा। जब ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तब हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे क्लैरिफाई करते हैं इसको कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यह आएगा जस्ट a क्रॉस b, है ना। मतलब कि a इंटू b हो गया, ऐसा समझे तो। और एरिया ऑफ
ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल हम लोग ले सकते हैं ये वाला, ये ट्रायंगल ले सकते हैं, ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगर इसको मतलब रेक्टेंगल जो ये पैरेललोग्राम बना है उसको दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है एक और ट्रायंगल बन गया, ये इसको भी एक ट्रायंगल मान लें या इसको एक ट्रायंगल मान लें, तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 4 ट्रायंगल हमने दिखाए। ठीक, मतलब जो डायगोनल दो यहाँ पर 2 डायगोनल है, तो ये डायगोनल के इस साइड एक ट्रायंगल, एक साइड इस ट्रायंगल हो गया। उसी तरह से ये जो डायगोनल है, जो लॉन्गर डायगोनल है, इसके एक साइड में एक ट्रायंगल बन रहा है बड़ा सा, और इस साइड में भी एक ट्रायंगल बन रहा है बड़ा सा। तो ये 4 जो ट्रायंगल हमने बताए, इनका एरिया निकालना हो तो पैरेललोग्राम का एरिया का आधा आएगा, इसलिए इसमें हाफ लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ ये आया कि जो एरिया होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो फाइनली ये लिखेंगे कि एरिया इज अ वेक्टर quantity and it has direction perpendicular to outward normal, है ना। आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब हुआ कि जो कोई कर्व सरफेस है, जैसे मान लेते हैं कि ये स्फेयर है ना, तो स्फेयर पर अगर कोई नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो ये कहाँ पर आएगा, नॉर्मल यहाँ पर इधर आएगा, यहाँ पर इधर आएगा, है ना। तो इसके कर्व सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ आएगा। ठीक है, कोई भी कर्व सरफेस हो, तो अगर मान लेते हैं कि हमने एक क्यूब बनाया है ना, तो इस क्यूब में कुल मिलाकर के 6 फेसेज होते हैं। ठीक, तो अगर ये 6 फेसेज बना करके देखें ऐसे, है ना, तो 6 फेसेज में से जो ऊपर वाला है इसका नॉर्मल या एरिया वेक्टर इधर आएगा, इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, है ना। इस तरह से एरिया वेक्टर जो है वो आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ है। अगर कोई फ्लैट सरफेस है, जैसा कि ये हमने दिखाया ये पैरेललोग्राम, तो इसमें कोई भी नॉर्मल लिया जा सकता है। हम लोग ऊपर भी ले सकते हैं और अंदर भी ले सकते हैं, है ना। इसमें हम लोग आउटवर्ड इनवर्ड बता नहीं सकते क्योंकि ये कर्व सरफेस नहीं है, तो इसमें किधर भी एरिया वेक्टर लिया जा सकता है।